इन द लास्ट 3 वीडियोज ऑफ दिस सीरीज हमने सिर्फ एक ही प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की थी, विच इज क्लाउड कोड यूज करते वक्त किसी एक डेवलपर को पूरा बेडरॉक बजट कंज्यूम करने से कैसे रोका जाए। सबसे पहले हमने लाइट LLM गेटवे को डॉकर में डिप्लॉय किया, जहां हर डेवलपर के लिए एक वर्चुअल की क्रिएट की थी और इंडिविजुअल डॉलर बजट्स कॉन्फ़िगर किए थे। उसके बाद हमने नेटिव AWS अप्रोच को देखा, जिसमें कि हमने बेडरॉक इन्वोकेशन लॉगिंग को अनेबल करके क्लाउड वॉच और लैम्डा को जो थ्रेशहोल्ड हिट होने पर IAM एक्सेस को ब्लॉक कर देता है उसको देखा था। दोनों अप्रोचेस काम करती हैं और दोनों के अपने ट्रेड ऑफ्स भी हैं। लाइट LLM में आपको एक थर्ड पार्टी प्रॉक्सी को रन और मेंटेन करना पड़ता है, और क्लाउड वॉच और लैम्डा अप्रोच में सिर्फ आप टीम लेवल एनफोर्समेंट कर सकते हैं, जिसमें लगभग 60 सेकंड एनफोर्समेंट डिले भी होता है। लेकिन 8 जुलाई को, विच इज 2 days अगो, AWS ने एक रेफरेंस आर्किटेक्चर पब्लिश किया जिसने पूरी डिस्कशन को चेंज कर दिया है। इट्स कॉल्ड क्लाउड एप्स गेटवे एंड इट्स बिल्ट बाय एंथ्रोपिक, और ये उसी क्लाउड कोड बाइनरी के अंदर शिप हो रहा है जो डेवलपर्स ऑलरेडी इंस्टॉल करते हैं, और अब AWS ने भी इसे बेडरॉक डिप्लॉयमेंट्स के लिए ऑफिशियली डॉक्यूमेंट किया है। इस अप्रोच में पर डेवलपर AWS क्रेडेंशियल्स की जरूरत ही खत्म हो गई है। डेवलपर्स अपने एग्जिस्टिंग आइडेंटिटी प्रोवाइडर, चाहे वो Okta हो, Entra ID हो या कोई और OIDC बेस्ड IDP हो, उसके थ्रू ब्राउजर बेस्ड SSL से साइन इन कर सकते हैं। गेटवे पर यूजर और पर ग्रुप स्पेंड कैप्स नेटिवली एनफोर्स करता है। आप डेली, वीकली या मंथली बेसिस पर अपने स्पेंड को कैप कर सकते हैं। इन एडिशन टू दैट, पॉलिसी एनफोर्समेंट और टेलीमेट्री जैसी चीजें सेंट्रली मैनेज होती हैं, और पूरा सॉल्यूशन एक स्टेटलेस कंटेनर और पोस्टग्रेस के साथ रन करता है। अगर ऑनेस्टली देखें तो इस सीरीज में हम जो भी बिल्ड कर रहे थे वो एक मिसिंग कैपेबिलिटी का वर्क अराउंड था, और AWS और एंथ्रोपिक ने अब वो गैप ऑफिशियली क्लोज कर दिया है। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि इसको कैसे सेटअप करते हैं। बट बिफोर वी गेट इनटू द सेटअप, आई वांट टू एक्सप्लेन टू यू क्लियरली कि ये अप्रोच किस चीज को रिप्लेस करती है और किस चीज को नहीं। बिफोर दिस, अगर आप बेडरॉक के थ्रू क्लाउड कोड को प्रोडक्शन स्केल पर चलाना चाहते थे तो बस 2 ऑप्शन थे। फर्स्ट ऑप्शन था कि हर डेवलपर को AWS क्रेडेंशियल्स दिए जाएं, जिसका मतलब क्रेडेंशियल स्प्रॉल, मैनुअल प्रोविजनिंग और पर डेवलपर स्पेंड विजिबिलिटी का ऑलमोस्ट ना होना। दूसरा ऑप्शन था कि या आप खुद अपना एनफोर्समेंट लेयर बिल्ड करें यूजिंग लाइट LLM, क्लाउड वॉच अलार्म या फिर कोई कमर्शियल गेटवे। ये सारे अप्रोचेस हमने इस सीरीज में कवर किए हैं। लेकिन आज के बाद AWS ने क्लाउड एप्स गेटवे के साथ दोनों पैटर्न्स को रिप्लेस कर दिया है। अब डेवलपर्स के पास AWS क्रेडेंशियल्स होते ही नहीं, वो कॉर्पोरेट SSO लॉगिन से लॉगिन करते हैं, चाहे वो गूगल वर्कस्पेस है, Entra ID है, Okta है या कोई और OIDC आइडेंटिटी प्रोवाइडर हो। गेटवे खुद अपने IAM रोल के थ्रू AWS क्रेडेंशियल्स यूज करता है, और हर रिक्वेस्ट ऑथेंटिकेट होती है डेवलपर की IDP आइडेंटिटी से, ना कि मैनुअली जनरेटेड API कीज से। इसके अलावा स्पेंड कैप्स भी फर्स्ट क्लास कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट हैं। आप पर यूजर, पर ग्रुप या पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बजट्स कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, डेली, वीकली या मंथली विंडोज के बेसिस पर। जैसे ही कोई डेवलपर अपना बजट हिट करता है, गेटवे रिक्वेस्ट को बेडरॉक तक पहुंचने से पहले ही ब्लॉक कर देता है। यानी प्रिमिटिव इन्फोर्समेंट बिल्कुल लाइट LLM की तरह, लेकिन वर्चुअल कीज की जगह रियल कॉर्पोरेट आइडेंटिटी के साथ। डेवलपर ऑनबोर्डिंग भी काफी सिंपल हो जाता है। बस डेवलपर को IDP ग्रुप में ऐड करिए और ऑफबोर्डिंग के लिए ग्रुप से रिमूव कर दीजिए। डेवलपर का सेशन लगभग 1 घंटे के अंदर एक्सपायर हो जाता है। ना कोई क्रेडेंशियल रोटेशन की जरूरत है, ना API की डिलीशन की, ना कोई मैनुअल क्लीन अप। और ऑनेस्टली एंटरप्राइज AI टूलिंग एग्जैक्टली ऐसे ही दिखती है। इससे पहले हम जो भी अप्रोचेस यूज कर रहे थे वो सिर्फ प्रैक्टिकल वर्क अराउंड्स थी। दिस इज द रियल कॉर्पोरेट एंड एंटरप्राइज लेवल अप्रोच। सेटअप शुरू करने से पहले एक क्विक कंपैरिजन भी देखते हैं, ताकि क्लियर हो जाए कि ये अप्रोच बाकी दोनों के कंपैरिजन में कहाँ फिट होती है। सबसे पहला अप्रोच हमने कवर किया था लाइट LLM गेटवे।
इसमें हमने सीखा था कि पर डेवलपर वर्चुअल कीज कैसे क्रिएट करते हैं, प्रिमिटिव डॉलर कैप्स कैसे लगाते हैं, टीपीएम रेट लिमिट्स कैसे सेट करते हैं, और हमने ये सब कुछ एक डैशबोर्ड यूआई में देखा था। लेकिन आपको इसको मेंटेन करने के लिए एक थर्ड पार्टी प्रॉक्सी खुद रन और मेंटेन करनी पड़ती है। आइडेंटिटी एपीआई कीज पर बेस्ड होती है, ना कि आईडीपी पर। अगर आपकी टीम छोटी है या आपके पास ओआईडीसी आइडेंटिटी प्रोवाइडर नहीं है तो ये आज भी एक सॉलिड चॉइस है। फिर उसके बाद हमने क्लाउड वॉच प्लस लैम्डा वाली अप्रोच कवर की थी, विच वॉज कंप्लीटली नेटिव एडब्ल्यूएस सॉल्यूशन। इसमें कोई एडिशनल सॉफ्टवेयर या इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। टीम लेवल एनफोर्समेंट थी, लगभग 60 सेकेंड्स का इवेल्युएशन लैग भी था, और पर डेवलपर विजिबिलिटी के लिए आप क्लाउड वॉच लॉग्स इनसाइट के थ्रू उसको विजुअलाइज कर सकते हैं। इसमें डेवलपर ऑथेंटिकेशन प्रोसेस भी चेंज नहीं होता। अगर ऑर्गेनाइजेशन एडब्ल्यूएस नेटिव है और टीम लेवल गवर्नेंस एक्सेप्टेबल है तो ये अप्रोच भी बिल्कुल फिट बैठती है। नेक्स्ट है ब्रांड न्यू क्लाउड एप्स गेटवे, जो कि हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ये क्लाउड कोड के लिए स्पेशली एंथ्रोपिक ने बिल्ड किया है और एडब्ल्यूएस ने ऑफिशियली डॉक्यूमेंट भी किया है। आइडेंटिटी कंप्लीटली आईडीपी बेस्ड है। इसमें आइडेंटिटी कंप्लीटली आईडीपी बेस्ड है। डेवलपर ऑनबोर्डिंग एंड ऑफबोर्डिंग एग्जिस्टिंग कॉर्पोरेट डायरेक्टरी के थ्रू होता है। पर यूजर स्पेंड कैप्स भी प्रिमिटिवली एनफोर्स हो सकते हैं। मॉडल की पॉलिसीज आईडीपी ग्रुप्स के बेसिस पर सर्वर साइड एनफोर्स होती हैं, और क्योंकि ये क्लाउड कोड इकोसिस्टम का ही पार्ट है तो इसीलिए हर नए क्लाउड कोड रिलीज के साथ ऑटोमेटिकली कंपैटिबल रहता है। हाँ, इसके लिए ओआईडीसी प्रोवाइडर होना चाहिए और इसके लिए आपको पोस्टग्रेस और प्राइवेट नेटवर्क डिप्लॉयमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। यानी मूविंग पार्ट्स ज्यादा हैं लेकिन गवर्नेंस भी सबसे कंप्लीट मिलती है। अगर ऑनेस्ट रिकमेंडेशन दूं तो अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी आईडीपी है और आपके पास 10 से ज्यादा डेवलपर्स हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए यही बेस्ट आर्किटेक्चर है। अगर जल्दी से कुछ रन करना है तो लाइट एलएलएम अभी भी फास्टेस्ट ऑप्शन है, और अगर आप सिर्फ AWS नेटिव सर्विसेज ही यूज करना चाहते हैं तो क्लाउड वॉच प्लस लैम्डा अप्रोच बिल्कुल सही चॉइस है। शुरू करने से पहले आई वांट टू लिस्ट सम प्री रिक्विजिट्स। First prerequisite is Claude Code version. It should be either 2.1.195 या उससे newer version, क्योंकि इसी वर्जन में Claude Gateway सब कमांड ऑफिशियली अवेलेबल है। अपना Claude version चेक करें using Claude -- version. If it is not compatible, please run Claude update command to update it. Second requirement is OIDC identity provider, जैसे कि गूगल वर्कस्पेस, माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी, ऑक्टा, की क्लॉक या कोई भी OIDC कंपैटिबल आइडेंटिटी प्रोवाइडर। ध्यान रहे SAML और LDAP सपोर्टेड नहीं है। इस डेमो के लिए मैं गूगल वर्कस्पेस यूज करूंगी। तीसरी रिक्वायरमेंट है पोस्टग्रेस 14 या उससे न्यूअर वर्जन। पोस्टग्रेस डिवाइस साइन इन फ्लो और स्पेंड काउंटर को परसिस्ट करने के लिए यूज होता है। डेमो के लिए मैं इसे डॉकर में रन करूंगी, लेकिन प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में Amazon RDS या कोई भी मैनेज्ड पोस्टग्रेस सर्विस यूज करना बेटर है। और शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट कंस्ट्रेंट भी समझ लीजिए कि गेटवे हमेशा प्राइवेट नेटवर्क एड्रेस पर ही एक्सेसिबल होना चाहिए। /login फ्लो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट कर देता है अगर गेटवे यूआरएल किसी पब्लिक आईपी पर रिजॉल्व होता है। प्रोडक्शन में इसका मतलब है कि गेटवे को वीपीएन के पीछे या इंटरनल लोड बैलेंसर के थ्रू एक्सपोज करना। इस डेमो में मैं सिंपली लोकल होस्ट यूज करूंगी। फर्स्ट, चेक द क्लाउड वर्जन. It's newer than 195, so my Claude is compatible. So the next part is to register OAuth client. मैं Google Workspace यूज कर रही हूं, तो Google Workspace में आप Google Cloud Console पे जाएं, क्रीडेंशियल्स सर्च करें और वहां पे आप OAuth स्क्रीन पर जा करके क्लाइंट्स में जाएं, क्रिएट क्लाइंट और सेलेक्ट करें एप्लीकेशन टाइप एज वेब एप्लीकेशन। यहां पे आप अपने क्लाइंट का नाम दें। उसके बाद रीडायरेक्ट URI सेलेक्ट करें, जहां पे आप अपना रीडायरेक्ट URI डालें। मैं लोकल होस्ट यूज कर रही हूं, तो मेरी लोकल होस्ट /OAuth/callback रीडायरेक्ट URI है। उसके बाद इसको क्रिएट करें।
कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट होने के बाद क्लाइंट आईडी एंड क्लाइंट सीक्रेट नोट कर लें, क्योंकि कॉन्फ़िग में दोनों की जरूरत पड़ेगी। एक इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी पॉइंट दैट क्लाइंट सीक्रेट को कभी भी वर्जन कंट्रोल में कमिट ना करें, इसे इन्वायरमेंट वेरिएबल के थ्रू प्रोवाइड करिए। अगर आप ऑक्टा, माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा आईडी या कोई और OIDC प्रोवाइडर यूज कर रहे हैं तो प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा। बस एक वेब एप्लीकेशन OAuth क्लाइंट क्रिएट करिए, रीडायरेक्ट URI कॉन्फ़िगर करिए और क्लाइंट क्रीडेंशियल्स नोट कर लीजिए। हर आइडेंटिटी प्रोवाइडर के लिए स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस AWS पोस्ट में दिए गए हैं, जो एंथ्रोपिक डिप्लॉयमेंट गाइड को रेफर करता है। अगर उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नेक्स्ट पार्ट इज क्रिएटिंग गेटवेज कॉन्फ़िगरेशन फाइल। तो मैंने gateway.yaml एक फाइल क्रिएट की और उसमें ये डेफिनेशन पेस्ट करी। इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल में टोटल 6 सेक्शंस हैं। चलिए एक एक करके समझते हैं कि हर सेक्शन का पर्पस क्या है। सबसे पहला है लिसन। ये डिसाइड करता है कि गेटवे किस एड्रेस पर बाइंड होगा और अपना कौन सा URL एडवर्टाइज करेगा। प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में public_URL आपका इंटरनल होस्ट नेम होता है, जो VPN या फिर इंटरनल लोड बैलेंसर के पीछे एक्सपोज होता है। इस डेमो में हम सिंपली लोकल होस्ट यूज करेंगे। अगला सेक्शन है OIDC। यहाँ आपका आइडेंटिटी प्रोवाइडर कॉन्फ़िगर होता है। इश्यूअर फील्ड में OIDC डिस्कवरी URL दिया जाता है। गूगल के केस में ये accounts.google.com होता है और allowed_email_domains एक इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी फीचर है। ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के ईमेल एड्रेसेस से साइन इन अटेम्प्ट्स को रिजेक्ट कर देता है। प्रोडक्शन में इसे हमेशा अपने एक्चुअल कंपनी डोमेन पर सेट करिए। नेक्स्ट सेक्शन है सेशन। यहाँ गेटवे उन बेयरर टोकन्स के लिए JWT साइन इन सीक्रेट यूज करता है जो लॉगिन के बाद इशू किए जाते हैं। इस सीक्रेट को जनरेट करने के लिए आप ये कमांड यूज करें। इसे कहते हैं OpenSSL rand-base6432। यहाँ TTL_hours डिफाइन करता है कि यूजर सेशन कितनी देर तक वैलिड रहेगा और यही मैक्सिमम टाइम भी होता है, जिसके बाद अगर किसी यूजर को ऑर्गेनाइजेशन से रिमूव कर दिया गया हो तो उसका एक्सेस ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाता है। यहाँ 1 आवर डिफॉल्ट वैल्यू है और ज्यादातर रिकमेंडेड भी है। उसके बाद आता है स्टोर। यहाँ पोस्टग्रेस कनेक्शन स्ट्रिंग कॉन्फ़िगर होती है। स्पेंड लिमिट्स, साइन इन स्टेट और ऑडिट लॉग्स ये सब इसी डेटाबेस में स्टोर होते हैं, इसीलिए पोस्टग्रेस के रेगुलर बैकअप लेने बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला सेक्शन है अपस्ट्रीम्स। ये बैकएंड कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन करता है। यहाँ हमने ऑथ को कर्ली ब्रैकेट में डिफाइन किया है, जिसका मतलब है कि गेटवे AWS डिफॉल्ट क्रीडेंशियल चेन यूज करेगा। प्रोडक्शन में कंटेनर का IAM रोल यूज होगा और लोकल डेवलपमेंट में इन्वायरमेंट वेरिएबल्स। कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर कहीं भी स्टैटिक AWS क्रीडेंशियल्स स्टोर नहीं किए जाते और ये इंटेंशनली डिजाइन किया गया है। कॉन्फ़िगरेशन फाइल वर्जन कंट्रोल में जा सकती है, इसीलिए हम इसको सीक्रेट से दूर रखते हैं। और फाइनली हमारा है ऑटो इंक्लूड बिल्ट इन मॉडल्स ट्रू। ये फीचर काफी यूजफुल है। गेटवे क्लॉड मॉडल नेम्स और बेडरॉक इन्फ्लुएंस प्रोफाइल आईडीज का बिल्ट इन कैटलॉग मेंटेन करता है, जो हर AWS रीजन के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली रिजॉल्व होता है। इसका मतलब डेवलपर्स सिर्फ क्लॉड, सोनेट 4-5 या 4-6 जैसे मॉडल नेम्स यूज करते हैं और गेटवे ऑटोमेटिकली उसे करेक्ट बेडरॉक ARN में मैप कर देता है। आपको खुद मॉडल आईडी मैपिंग्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट स्टेप इज स्टार्टिंग पोस्टग्रेस एंड स्टार्टिंग द गेटवे। गेटवे क्लॉड बाइनरी के अंदर ही बिल्ट इन आता है, इसलिए कोई अलग डॉकर इमेज पुल करने की जरूरत नहीं है। इस सेटअप में हमें डेटाबेस को पोस्टग्रेस पर रन करना है, जो कि हम डॉकर में लोकली रन करेंगे, लेकिन गेटवे खुद डॉकर के अंदर नहीं चलेगा। ये होस्ट मशीन पर एक नॉर्मल प्रोसेस की तरह डायरेक्टली रन करेगा जब आप क्लॉड CLI लॉन्च करेंगे। चलिए अब हम पोस्टग्रेस स्टार्ट करते हैं। लेट्स वेरीफाई वेदर द पोस्टग्रेस इज रेडी। So you can see that it's accepting connection at port 5432. Now we will export the secrets. We need OIDC client secret, gateway JWT secret, gateway Postgres URL, AWS access key ID and secret access key. Now we will start the gateway. The config is loaded and सारी 6 डेटाबेस माइग्रेशंस अप्लाई हो चुकी हैं और गेटवे अब पोर्ट 8080 पर लिसन कर रहा है, यानी स्टार्टअप क्लीन है और गेटवे सक्सेसफुली रिबूट हो गया है।
यहाँ पे एक वार्निंग थी विच आई कुड नॉट शो यू, इट वॉज अबाउट गूगल्स ऑफलाइन एक्सेस। उस वार्निंग को फिक्स करने के लिए मैंने OIDC में 2 एक्स्ट्रा फील्ड्स लगाए हैं। प्रॉम्प्ट कंसेंट और एक्सेस टाइप ऑफलाइन कॉन्फ़िगर करने से गूगल रिफ्रेश टोकन इशू करता है और डेवलपर्स पूरे सेशन लाइफ टाइम के दौरान साइंड इन रहते हैं। अगर ये सेटिंग्स कॉन्फ़िगर ना हो तो पहला लॉगिन तो सक्सेसफुल हो जाता है, लेकिन हर नई सेशन के लिए डेवलपर्स को दोबारा ऑथेंटिकेट करना पड़ता है। इसीलिए टीम में रोल आउट करने से पहले आप ये सेटिंग्स जरूर ऐड कर दीजिए। उस डेवलपर्स को कनेक्ट करने से पहले 3 क्विक हेल्थ चेक्स कर लेते हैं ताकि कंफर्म हो जाए कि गेटवे प्रॉपरली रन हो रहा है या नहीं। तो फर्स्ट चेक है हमारा डिस्कवरी डॉक्यूमेंट। ये OIDC डिस्कवरी एंड पॉइंट है। आपको जेसन रिस्पॉन्स में डिवाइस ऑथराइजेशन एंड पॉइंट और टोकन एंड पॉइंट दिखने चाहिए। अगर रिस्पॉन्स एम्प्टी आए या कनेक्शन एरर मिले तो इसका मतलब है गेटवे क्लीनली स्टार्ट नहीं हुआ है। उस केस में गेटवे प्रोसेस के लॉग्स को चेक करिए। तो चलिए इसको रन करते हैं और देखिए हमें डिवाइस ऑथराइजेशन एंड पॉइंट एंड टोकन एंड पॉइंट दोनों मिल गए हैं। दैट मीन्स दिस स्टेप इज सक्सेसफुल। नेक्स्ट चेक है हमारा डिवाइस ऑथराइजेशन। ये रिक्वेस्ट विच आई एम पेस्टिंग हियर, ये रिक्वेस्ट यूजर कोड एंड वेरिफिकेशन URI कंप्लीट फील्ड्स रिटर्न करेगी। वेरिफिकेशन URI कंप्लीट वही URL है जो डेवलपर ब्राउजर में ओपन करके साइन इन करता है। अगर ये रिक्वेस्ट फेल हो जाए तो जनरली इसका मतलब होता है कि पोस्टग्रेस रीचेबल नहीं है या डेटाबेस राइटेबल नहीं है। गेटवे डेटाबेस के बिना डिवाइस सेशन क्रिएट ही नहीं कर सकता। तो चलिए इसको रन करते हैं और हमें यूजर कोड और वेरिफिकेशन URI कंप्लीट मिल गए हैं। तो आप इसको कॉपी करिए और ब्राउजर में खोलिए। ये URL पेस्ट कर रही हूं और अब आप क्लिक करें दिस मैचेस माय डिवाइस, कंटिन्यू। आप गूगल के साइन इन पेज पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। अपने गूगल वर्कस्पेस अकाउंट से साइन इन करिए। ऑथेंटिकेशन कंप्लीट होने के बाद आप ऑटोमेटिकली गेटवे कंफर्मेशन पेज पर वापस आ जाएंगे, यानी पूरा साइन इन फ्लो एंड टू एंड सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। तो अगर ये तीनों चेक्स सक्सेसफुली पास हो जाते हैं तो गेटवे फुल्ली रेडी है और डेवलपर्स अब इससे कनेक्ट कर सकते हैं। अब क्लाउड कोड को गेटवे के साथ कनेक्ट करने के लिए डेवलपर्स की मशीन पर मैनेज्ड सेटिंग फाइल में सिर्फ 2 फील्ड्स कॉन्फ़िगर करनी पड़ती हैं। प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में ये कॉन्फ़िगरेशन नॉर्मली MDM के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। जस्ट एक पुश और सारे डेवलपर्स ऑटोमेटिकली गेटवे की तरफ पॉइंट हो जाते हैं। लेकिन इस डेमो में ये सेटिंग डायरेक्टली कॉन्फ़िगर करूंगी। तो इस कमांड से आप मैक OS में ये दोनों फील्ड ऐड कर सकते हैं। ये फील्ड हैं फोर्स लॉगिन मेथड एंड फोर्स लॉगिन गेटवे। फोर्स लॉगिन मेथड क्लाउड कोड को बताता है कि डिफॉल्ट एंथ्रोपिक ऑथेंटिकेशन की बजाय गेटवे लॉगिन फ्लो यूज करना है और फोर्स लॉगिन गेटवे URL उसे आपके गेटवे के एड्रेस की तरफ पॉइंट करता है। बस इतनी ही क्लाइंट साइड कॉन्फ़िगरेशन है। डेवलपर को AWS क्रेडेंशियल्स की जरूरत ही नहीं पड़ती, ना ही कोई API की, और ना ही उसे ये जानने की जरूरत पड़ती है कि रिक्वेस्ट्स बेडरॉक की किस AWS रीजन में जा रही हैं। चलिए अब क्लाउड कोड स्टार्ट करते हैं। चलिए अब CLI गेटवे लॉगिन स्क्रीन शो कर रहा है और गेटवे URL पहले से ही प्री फिल्ड है। प्रेस एंटर। इसके बाद ब्राउजर ऑटोमेटिकली ओपन होगा और डेवलपर अपने गूगल वर्कस्पेस अकाउंट से साइन इन करेगा, वही अकाउंट जो वो ऑफिस के बाकी टूल्स के लिए यूज करता है। ऑथेंटिकेशन कंप्लीट होने के बाद क्लाउड कोड एक शॉर्ट लिव्ड बेयरर टोकन रिसीव करेगा और गेटवे के थ्रू ही कनेक्ट हो जाएगा। नाउ यू कैन सी इट्स कनेक्टेड टू क्लाउड गेटवे। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज कि डेवलपर ने कोई AWS क्रेडेंशियल्स एंटर नहीं किए। देयर वाज नो API की, नो इन्वायरमेंट वेरिएबल। डेवलपर की आइडेंटिटी गूगल वर्कस्पेस से आ रही है और AWS क्रेडेंशियल्स सिर्फ गेटवे प्रोसेस के पास हैं जो कि आपके इंफ्रास्ट्रक्चर पर रन कर रहे हैं। अब क्लाउड कोड को एक टास्क देते हैं। एक्सप्लेन व्हाट दिस रिपोर्ट डज इन 2 sentences। तो देखिए हमारी रिक्वेस्ट प्रोसेस हो गई है। अगर गेटवे के प्रोसेस लॉग्स देखें विच आर हियर, तो
हर रिक्वेस्ट के साथ डेवलपर का वेरीफाइड ईमेल एड्रेस आइडेंटिटी के रूप में दिखाई देता है। ये एनोनिमस IAM क्रेडेंशियल नहीं है और ना ही वर्चुअल कीज हैं जो हम पिछले वीडियो में स्ट्रगल कर रहे थे, जो कि मल्टीपल डेवलपर शेयर कर रहे हैं। ये हर रिक्वेस्ट एक रियल कॉर्पोरेट आइडेंटिटी से टाइड होती है, जिससे एग्जैक्टली पता चलता है कि रिक्वेस्ट किस डेवलपर ने इनिशिएट की है। अब आते हैं इस पूरी सीरीज के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, विच इज पर यूजर स्पेंड कैप्स। लाइट LLM में हमने ये स्पेंड कैप्स वर्चुअल कीज के थ्रू कॉन्फ़िगर किए थे। क्लाउड वॉच और लैम्डा में हमने टीम लेवल बजट एनफोर्स किया था, जिसमें कुछ लैग भी था। लेकिन क्लाउड एप्स गेटवे में ये स्पेंड कैप्स डायरेक्टली IDP आइडेंटिटी के बेसिस पर कॉन्फ़िगर होते हैं। आप पर यूजर, पर ग्रुप या पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए पॉलिसीज डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि एनफोर्समेंट प्रिमिटिवली होती है, यानी ये रिक्वेस्ट बेडरॉक तक पहुंचने से पहले ही ब्लॉक कर दी जाती है। इसीलिए कोई एडिशनल कॉस्ट AWS अकाउंट पर इनकर ही नहीं होती। डेमो के लिए मैं अपने अकाउंट पर $0.01 का डेली स्पेंड कैप सेट कर रही हूँ। प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में ये वैल्यू डेवलपर के रोल के अकॉर्डिंग हो सकती है, जैसे कि $5, $10, $50। मैं इसको 1 पे सेट कर रही हूँ क्योंकि ये सेंट्स में है। 1 इज इक्विवेलेंट टू 0.01। यही यूनिक आइडेंटिफायर गेटवे पर हर सक्सेसफुल साइन इन के साथ रिकॉर्ड होता है, तो इसको मैं यूजर ID में दे रही हूँ। और एक छोटी सी डिटेल, दैट अमाउंट इज इन सेंट्स, इसीलिए 1 का मतलब है 0.01 एंड पीरियड इज डेली। तो देखिए कैप सक्सेसफुली सेट हो गया है। गेटवे ने, मैंने इस कमांड से चेक किया है कि गेटवे ने स्पेंड को पोस्टग्रेस में मेरी आइडेंटिटी के अगेंस्ट स्टोर कर लिया है। अब क्लाउड कोड के थ्रू जो भी रिक्वेस्ट मैं करूंगी उनकी कॉस्ट इसी बजट लिमिट के अगेंस्ट काउंट होगी। Now I'll switch to Claude Code and give it a task. We are connected to Cloud Gateway and I'm giving it this task that read all the files in this directory and summarize what this project does. So I'm just removing the extra thing. और ये रहा एक्सपेक्टेड रिजल्ट विच इज 4 to 9 स्पेंड लिमिट रीच्ड। गेटवे ने रिक्वेस्ट को बेडरॉक तक पहुंचने से पहले ही ब्लॉक कर दिया, इसीलिए 0.01 कैप के बाद कोई एडिशनल AWS कॉस्ट इनकर नहीं हुई। डेवलपर को इमीडिएटली क्लियर फीडबैक मिलता है कि उनका डेली स्पेंड लिमिट हिट हो चुका है और बजट पीरियड रीसेट होने तक फर्दर रिक्वेस्ट्स ब्लॉक ही रहेंगी। Remove the spend cap now so we can test freely. In production, you would only do this if you are raising the limit or resetting for a new period. So I'm going to run this command to delete the budget. So the limit is deleted. Now we log into Claude. We say read all files in this folder and summarize. नोटिस करें कि देर इज नो वार्निंग एंड देर आर नो एरर मैसेजेस। क्लाउड कोड बिल्कुल नॉर्मली काम कर रहा है। रिक्वेस्ट्स गेटवे के थ्रू बेडरॉक तक राउट हो रही हैं क्योंकि अब कोई बजट लिमिट नहीं है। डेवलपर के पर्सपेक्टिव से ये बिल्कुल एक नॉर्मल क्लाउड कोड सेशन है, जैसा आपको एक नॉर्मल क्लाउड कोड के एक्सपीरियंस में होता है। और ये है हमारा क्लाउड एप्स गेटवे विद SSO लॉगिन, पर यूजर स्पेंड कैप्स, सेंट्रलाइज्ड पॉलिसी मैनेजमेंट, सब कुछ एक ही गेटवे के अंदर जो क्लाउड बाइनरी के साथ ही शिप होता है। कोई भी मैनुअल क्रेडेंशियल या API रोटेशन की जरूरत नहीं पड़ती। अगर इस पूरी सीरीज को रिकैप करें तो लाइट LLM यूज किया पर डेवलपर वर्चुअल कीज के साथ हमने वहां पे इंडिविजुअल स्पेंड कैप्स किए और डैशबोर्ड बेस्ड मैनेजमेंट भी किया। Then we moved to CloudWatch plus Lambda. उसके थ्रू प्योर AWS नेटिव अप्रोच देखी जहां टीम लेवल एनफोर्समेंट इंप्लीमेंट की। और अब क्लाउड ऐप गेटवे जो एंथ्रोपी का ऑफिशियल एंटरप्राइज सॉल्यूशन है, आइडेंटिटी मैनेजमेंट और स्पेंड कंट्रोल दोनों को सेंट्रली हैंडल करता है। नेक्स्ट वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट है। इस बार फोकस प्लेटफॉर्म इंजीनियर्स पर नहीं बल्कि इंडिविजुअल डेवलपर्स पर होगा। मैं दिखाऊंगी कि क्लाउड कोड यूज करते वक्त अपनी टोकन यूसेज
यूसेज कैसे रिड्यूस करें। कॉम्पैक्ट मोड, कंटेक्स्ट ट्रिमिंग, डॉट क्लॉड इग्नोर और /compact कमांड जैसे प्रैक्टिकल टेक्निक्स देखेंगे जो किसी भी एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना पर सेशन टोकन स्पेंड को लगभग 40% से 70% तक रिड्यूस कर सकता है। इस वीडियो में यूज किए हर कमांड्स और कॉन्फ़िगरेशन डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।